दुनिया जीतने की चाह हर किसी को होती है, पर बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप को, अपनों को जीत ले, तो जिंदगी में कुछ भी जीतना मुश्किल नहीं है। ध्वनि, क्या आती तू? 1 घंटा हो गया ना स्कूल छूट के। मम्मी कितनो वरसाद હતો, सब जगह पानी भर गया है। अच्छा, पड़ोस के बच्चे तो सारे आ गए घर पे। तू बारिश में खेल रही थी ना, इसी खिलवाड़ की वजह से फेल हो गई गणित में। मोड़ू सुजुआ छे, तेरी क्लास के जीनल ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया है। तेरे पापा को भी पता चल गया होगा, आ रहे होंगे अभी। नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, एग्जाम के दिन मुझे 104 बुखार था। एना माटे मारू पेपर सारू नतु गयो। आप पप्पा को बोल देना प्लीज। हाँ, बात मनी नहीं, तारा पप्पा ने समझाओ। लेकिन मम्मी, ध्वनि, तारा पप्पा आ गया। आपके लिए चाय बना दूं गरमा गरम, या फिर सीधा खाना खाओगे आप? ध्वनि क्या छे? ध्वनि क्या छे? ध्वनि बोलो, मने जोईने भणवानुं नाटक करे छे। मम्मी मैं बहुत बुरी हूं ना, मेरे वजह से पापा ने आपको भी चिल्लाया। सांभर बेटा, तू मुझे देख रही है ना, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जैसी जिंदगी जिए। तने खबर छे, मैं नर्स बनना चाहती थी, देख क्या बनकर रह गई। ध्वनि, एक ही तरीका है अपनी जिंदगी को संवारने का, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, कुछ बन जा, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, और फिर अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी। समझ रही है ना बेटा? आराम से। कितनी बार फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ, तू भी जल्दी रेडी हो जा। मैं नानी को बोलती हूँ। अरे हूँ पण रेडी ज छू बाबा। सब रेडी है तो फिर निकलते हैं ना। हेलो, तुम लोग फंक्शन के लिए निकले या नहीं? बस निकल रहे हैं। माँ, मैं भी डांस कर लूं, छेली वक्त। अच्छी खबर नहीं कब डांस करने मिलेगा।
ध्वनि, ध्वनि, चल लेट થઈ ગયો. अपना ध्यान रखना हो. आप भी ना तूने बहुत मिस करीस. प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ ना. ऐसा मत कर बेटा. तुझे पता है कि इतनी हिम्मत से ये फैसला लिया है. खबर नहीं હું તારા વગર કેવી રીતે રહીશ? હા હા બરોબર છે. તું સારા પ્યાર બેટી पे લૂંટા દે. हाँ तो तारे माटे काई नहीं. हाँ, छोड़ दूंगी तेरे को. ठिकाना ही नहीं रखा है मैंने तेरा. माँ, कैसी माँ? क्या किया है तूने मेरे लिए? अपना रिश्ता ना एक समझौता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. और वो भी ना आज खत्म हो जाएगा. इसके बाद तुम मरे जिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. और आज પછી તમારો રસ્તો અલગ, મારો રસ્તો અલગ. બસ હવે आज સાંભળવાનું બાકી હતું. अब क्या बचा है जीने में? उसे तो मरना ही अच्छा है. धनी बेटा, वो भगवान ने तारा माटे प्रार्थना करीश. सब ठीक हो जाएगा. आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे. आओ जो. मैं नानी को बहुत मिस करूंगी. जो भी हो, पर वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी. मैं तो स्कूल के टिफिन में भी खीर लेके जाऊंगा. सारू छे. आजो तारा माटे वो फंक्शन में से ना थोड़ी सी बचा ली. तुझे पसंद है ना? खा लेना. अच्छा सुन, टाइम हो गया, मैं निकलती. मम्मी, આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? फैसला बदला भी तो जा सकता है. नहीं, बहुत लेट થઈ ગઈ છે. तो अपना ध्यान रखना, मैं निकलती हूँ. पाछड़ ले. बाईपास पर एक लड़की की बॉडी मिली है सर. काफी बुरी हालत में. लड़की के साथ रेप भी हुआ. उसके बाद किसी भारी चीज से उसके सर पे वार किया गया है और शायद मरने के लिए बाईपास पर फेंक दिया गया है. सर डॉक्टर का कहना है कि लड़की की बॉडी में जहर भी है. मेटलिक पॉइजन है, खाने के साथ दिया जाता है. अगर कम मात्रा में दिया जाए तो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, लेकिन इस केस में मात्रा बहुत ज्यादा है. लड़की के पास समय बहुत कम है सर. कुछ पता चला कौन है ये लड़की? सर, ये लड़की का पर्स. बस यही मिला है? कार्ड कैश कुछ नहीं? नहीं सर. रेपिस्ट ने इतनी दरिंदगी दिखाई और मरने के लिए जहर दिया. आज तक किसी भी केस में मैंने इसे देखा नहीं है. या हो सकता है जहर देना भी प्लानिंग का हिस्सा हो. देखने से तो ये रोड रेज का केस भी लग रहा है. बट व्हाटएवर इट इज, ये कोई नॉर्मल रेप केस तो नहीं है. सर लड़की की बॉडी पर कोई डीएनए, कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है. और सर बाईपास पर इतनी गाड़ियां चलती है, कैसे पता लगाएंगे कि उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत किसने की है? एक काम करो, क्राइम सीन पे चलने की तैयारी करो. यस सर. मेरी गट फीलिंग और जुर्म के तरीके को देखकर कह सकता हूं कि हमारी एक नहीं कई रातें काली होने वाली हैं. लड़की की पहचान सबसे बड़ा चैलेंज होगा. वो खुद कुछ बता पाएगी, इसके आसार तो ना के बराबर है. पर क्या वो वाकई में इंसान होगा जिसने इस लड़की के साथ इस तरह के जुर्म की कल्पना की होगी? ધ્વનિ નામ છે મારું અને હું મારા મમ્મીની ફેવરેટ છું અને હું એમને બહુ પ્રેમ કરું છું. अरे बस कर હવે, सबको पता चल गया. चले घरे चले.
वो लड़की यहां तक पहुंची कैसे? ए सुनो, तुम रोज इसी जगह खड़े होते? किसी एक जगह पे तो नहीं रहता हूँ साहब, पूरे एरिया में घूमते रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल एक 20-22 साल की लड़की को देखा था यहाँ तूने, कुछ पता उसके बारे में? कल तो मैं इस तरफ नहीं था साहब, वो उस तरफ था। एक ड्राइवर है साहब, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, वो बता रहा था कि उसने किसी लड़की को देखा। ये कहाँ मिलेगा ये टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी चलाता है साहब, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? तेरा रेगुलर कस्टमर है ना, उसका फोन नंबर, टैक्सी नंबर कुछ तो बता सकता है उसके बारे में? ऐसी भी कोई जान पहचान नहीं है सर, तो फोन नंबर, टैक्सी का नंबर तो नहीं पता, पर साहब उसके गाड़ी पे ना एक लाल कलर का बाज का स्टिकर है सर। बाज का स्टिकर? हितेश, बाज के स्टिकर वाली, बिना बाज के स्टिकर वाली बाईपास पे आने जाने वाली हर टैक्सी को अच्छी तरह से चेक करो। ये टैक्सी ड्राइवर मुझे किसी भी हालत में चाहिए। सर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। याद तो बहुत आएगी मुझे तेरी। मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जिंदगी की यही रीत है बेटा, लग्न पछी छोकरीने सासरिये जाउच पड़े। इस फुटेज में तो ये लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है और इसके तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बाईपास में मिली। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 2 घंटों के बीच में हुआ है। हितेश, एक काम करो, ये टैक्सी ड्राइवर जहां भी मिले उठाओ इसे। साहब मुझे क्यों बुलाया, मैंने क्या किया है? उस दिन बाईपास रोड पे इसी लड़की को लेके गया था ना तू? हाँ साहब, हाँ तुम्हारो काम छे। जल्दी बोल, क्या किया उस लड़की के साथ? बोल। मैंने क्या किया है साहब? रेप किया उसका, उसको जहर दिया और मरने के लिए बाईपास रोड पे फेंक दिया उसे। यह किया है तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने उसको जनता कॉलोनी से बिठाया था और बाईपास रोड पे इसको सही सलामत उतार दिया था साहब। उतार दिया या फेंक दिया? जब मैंने फेंका नहीं साहब, जब मैंने उसको उतारा तो वो सही सलामत थी साहब। वहाँ पे एक चाय वाला भी था, उसने सब कुछ देखा है, अब उससे पूछ लीजिए ना। चाय वाला? हाँ साहब, साइकिल पे चाय बेचता है वो। सर, ये न्यूज़ देखी आपने? कल रात जनता कॉलोनी के घर में फंक्शन था और अस्पताल में भर्ती। एक मिनट, उस लड़की ने भी टैक्सी इसी कॉलोनी से ली थी और उसकी बॉडी में भी यही जहर मिला है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि उसे भी जहर इसी फंक्शन में दिया गया। हितेश, मूव। जिसने भी ने जहर दिया वो दरिंदा है सर, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। छह घंटे के अंदर अंदर ये मामला एक लड़की के रेप केस उसे जहर देने से बढ़कर मास मर्डर तक पहुंच गया। पता नहीं अब सब कुछ यही रुकने वाला है या और भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। केवड़ क्या है? वो तो दिल्ली गए। अच्छा अच्छा, सोते हो? कुछ चाहिए था क्या? ये तो वही लड़की है और इसके साथ ये दो औरतें कौन है?
सर ये मेहंदी है, ये उसकी बेटी है और ये उसकी माँ है। हमारी मैडम कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उनको मदद के लिए बुलाती थी। तीनों को? नहीं, सिर्फ मेहंदी को। इन दोनों को तो मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, इसके अलावा कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? हाँ, एक बात अजीब लगी मुझे। कल जब मैं किचन में गया तब मेहंदी खीर लगा रही। आंसू करे छे, खीर तो बनी हुई थी ना, ये क्या डाल रही हो ऊपर से? फ्लेवर है, खीर में अच्छा स्वाद आ जाएगा। देखना सब हाथ चाट चाट के खाएंगे। इसका मतलब है उस खीर में ही जहर था सर, जिसे खाकर आधे लोग मर गए और आधे लोग हॉस्पिटल में। उस औरत ने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया और उस लड़की को भी। एक मिनट, इसका मतलब उस परिवार के अलावा वो 18 लोग भी अपनी जान से हाथ धोने वाले हैं। डॉक्टर्स का भी यही कहना है सर। कौन था मैं? नमस्ते मैडम, मैं मेहंदी छू। पास से पता चला कि आपको घर काम के लिए हेल्पर की जरूरत है। जरूरत तो छे, पर पूरे महीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए। चाल से मैडम, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कर लूंगी। ठीक है, पर बहुत सारा काम होगा। शादी का माहौल है, बहुत सारे मेहमान भी होंगे। બધું કરી લઈશ ને? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ठीक है, ચાલ અંદર। ये हमारा किचन है, हाँ? અને આગળ જઈને પછી આ हमारू बेडरूम और ये मेरे बेटे का बेडरूम, हाँ? और ये आगे जाके यहाँ पे ऊपर टेरेस और ये हमारा हॉल। ठीक है, तुम जाके ना किचन में थोड़े से बर्तन है वो पहले घिस लो, बाकी का काम मैं बाद में बताती हूँ। हाँ, जाओ। डार्लिंग, हजू बजू જોઈ તો લો। हाँ कई वांधो नहीं, 1 કલાકમાં આવજો। હા, બાય। या श्योर आई विल डू डोंट वरी। बाय मम्मी। अरे तू क्या जाए छे? फोन रख पहले तू। एक काम था छोटा सा। फोन रख। अच्छा, एक मिनट कैन आई कॉल यू लेटर? ओके थैंक यू, बाय। हाँ, तुझे पता है ना 2 दिन में तेरी शादी है, अब तू बाहर नहीं जा सकता। कितने तामझाम है, और उसके लिए एनर्जी जरूरी है। और एनर्जी रखने के लिए क्या चाहिए? क्या? खाना। और खाना तुम्हें खाना है ना? तो चलो, तुझे ने बेस हूँ नाश्ता ले आओ। मैडम आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ना, मेरे बेटे को तुम्हें ही खाना खिलाती हूँ, है ना बेटा? हाँ मम्मी। जा, तुम बैठ, मैं खाना लेके आती हूँ। चल, तुम बाकी का काम देख लो। हाँ, जा बैठ। हाँ। हाँ सर, काले जोयो हतु, ये दोनों यहीं बस स्टॉप पर बैठे थे। ये यहाँ से कहाँ गए कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरी बस आई जब तक दोनों यहीं थे, उसके बाद मैं निकल गया। ये नारी भी थी इनके साथ? सर इनको तो नहीं देखा, बस वो दोनों ही थी। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है। आंटी, पानी की बोतल आपो ने। शू तेना खबर नहीं के मेरी माँ मुझ पर जान छिड़कती है। आज भी ऐसे करती है जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूं। शादी के बाद तुम्हें मुझे उनसे तो शेयर करना ही पड़ेगा। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है शादी के बाद तुम दोनों में सॉलिड कंपटीशन होने वाला है। देख लेना। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। अच्छा, लाओ मैंने आपको मिल जाता हूँ। आना पर खोटो आरोप मुकी रही है। जब तू दिल्ली गया ना, तभी जबरदस्ती रात को मेरी रूम में आ गई और फिर छी छी छी। बाप समझ ससुर के बारे में इतनी गंदी बातें करते हो। कल उठ के अगर उसको लड़के हुए बच्चे हुए तो ऐसे ही संस्कार उस पर डालेगी। मेरी माने ना तो ऐसी लड़की को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें पियर मोकली दे पाछी। दरवाजा खोलो प्लीज। वो लड़की मर गई।
उसकी डेथ हो गई है और उसका नाम तक हमें पता नहीं है। इससे पहले कि ये औरत कुछ और तबाही मचाए, इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। सर, जिस फैमिली का मर्डर हुआ था उसके पड़ोसी का फोन था। उसका कहना है कि मेहंदी उसके बगल वाले मोहल्ले में रहती है, हनुमान मंदिर के बगल वाला घर। हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर चलो तुरंत। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जहरा पी थी तू? पर उन लोग में तो बहुत प्यार था, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी वो। ये मेहंदी और उसकी माँ कहाँ जा सकते हैं, कुछ बता सकती हैं? उनका कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार तो नहीं खबर, पर हाँ उनके घर पे बहुत लोगों का आना जाना रहता था, ज्यादातर लड़की आती थी। थैंक यू। आ छोकरी कौन छे? हमारा दूर बेननी छोकरी छे, कुछ दिनों के लिए आई है। अच्छा सर, ये कुछ आईडीज मिले। नानी, माँ, बेटी, तीनों के डॉक्यूमेंट पर तीनों का एक ही नाम, मेहंदी चा। ये कैसे हो सकता है? ये क्या माजरा है? सर, अंदर से पर्स मिला है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक फोटो भी है। ऐसा लग रहा है शायद छुपा के रखे गए थे। इस पर रांची का एड्रेस है और ये 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। सर एक मिनट। सर, इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है शायद भरूच के विजयनगर की है। तो हो सकता है ये वही हो। फौरन एक टीम भरूच भेजो। जानता हूं ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, पर क्या करें, कोई चारा नहीं हमारे पास। एक मिनट सुनना, इसको देखा तुमने? सर, ये तो जमुना भाई है और ये उनका बेटा मयूर। इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? सब चुरा लिया, सारा महंगा कीमती सामान सब उड़ा लिया। बेदिवस बची मारा लगन छे। पता नहीं कहां से घूमती फिरती आई थी। मम्मी ने तो हेल्प करने के लिए रखा था उसे, शादी का काम संभालने के लिए। हमने शू खबर की वो चोर निकलेगी। जमुना दास जी, अजीब बात है, आप अपनी पहली पत्नी को नहीं पहचान पाए? हाँ तो अपरा छे। अपरा, जो कुछ देर पहले तक आपके घर में थी। सर, मैं इन्हीं तरफ जोयू पर में थी, पर मैं उसकी तरफ क्यों देखता? ये 3 साल का था तब वो हम सब लोग को छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई थी मतलब? 20 वर्ष पहला इसी घर में चोरी कर कर वो कमीने आसिफ के साथ दुबई भाग गई। आसिफ कौन? उसका बॉस। अपरा ने मुझे ये बोलकर ही उससे मिलवाया था कि वो उसकी नौकरी लगाने वाला है। मगर सच बताऊं सर, वो दोनों का लफड़ा था, लफड़ा। दुबई जाने के बाद उसने मुझे चिट्ठी भेजी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। विदेश आसपास के एरिया के जितने भी सीसीटीवी सबको अच्छी तरह से चेक करो, देखो वो किधर गई है या फिर कहां जा सकती है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं अब वो और क्या प्लान बना के निकली यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ और करे, हमें उसे रोकना होगा तुरंत। हेलो, ठीक है, लॉकअप में डालो उसे। सर, वो चाय वाला पकड़ा गया। इनको क्यों लेके आए मैडम? चल बोल, जल्दी बोल, उस रात लड़की के साथ उन्हें क्या किया? तो मैंने कुछ नहीं किया सब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी 2-4 हड्डियां तोड़ो, उसके बाद ये बोलेगा। बता दो सब, बता दो। अरे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुझसे, तेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं मुझे। सुनना, एक कस्टमर आया, मैं बाद में बात करूं? तू इंसान तो क्या जानवर कहलाने लायक भी नहीं है। एक लड़की जो बेचारी मर रही थी, उसकी मदद करने के बजाय तूने उसका रेप किया और मरने के लिए उसे वहीं छोड़ दिया।
ये ध्वनि का घर है? अब वो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है बता सकते हैं? पता नहीं। तब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ देर पहले उसकी मौत हो गई है। मैं मारी ध्वनि ने। आपकी वजह से उसकी मौत हुई मतलब? 4 साल पहले वो यहाँ आई थी जब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें भतीज खबर थी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी मम्मी ने बताया था मुझे। ध्वनि ना फोन आई, वो तो बहुत रो रही थी। वो उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, रेप हो रहा है उसका। क्या फालतू बात कर रही है? अब पति के साथ सोने को भी तुम माँ बेटी रेप बोलोगी? नहीं नहीं, पति नहीं, ससुर। अंशेष बोली है। दोबारा ऐसी फालतू बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा काम करने दे। मेरे ही डर से मेरी बेटी अपने ही घर में नहीं आ पाई। तो उसके बाद वो कहाँ गई आपको नहीं पता? मैंने पता भी नहीं किया। समाज के डर से उसकी माँ भी उसको याद कर करके रो रो के चली गई। मैंने तो लागे उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। आपको पता है कि वो इतने टाइम कहाँ थी? देखिए 4 साल पहले वो कहाँ थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले वो भरूच में किसी अपरा की बेटी बनकर रह रही थी। भरूच? अपरा? जब उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया तो दूसरों को अपना बनाकर जीने लगी। 4 साल पहले ध्वनि जब गायब हुई वो 17 साल की थी सर। तो मतलब जब उसकी मौत हुई वो 21 साल की थी। ओके। हेलो सर, एमजी बाईपास का एक औरत ने एक रिक्शा वाले और एक सवारी पर चाकू से हमला किया है। सर, उन दोनों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उस औरत को पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अपना बहन, इरादा क्या है तुम्हारा? और कितनी लाशें गिराओगी? अपने घर में तुम इसलिए गई थी ना? किसे मारना चाहती हो बोलो? अपने पति की दूसरी बाइडी को। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। लाओ, मैं आपको मिल जाता हूँ। पर मारा नहीं, सिर्फ चोरी की। क्यों? क्योंकि मेरा पति और मेरा बेटा उसके साथ खुश है। मयूर उसे ही अपनी मां मानता है। उसे तो शायद पता भी नहीं कि मैं उसकी मां हूं। अभी मुझे सीधी तरह से ये बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? खत्म कर देना चाहती हूँ हर उस चीज को, हर उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। त्यारस मैंने शांति मठ से। पर तुम तो अपनी मर्जी से गई थी ना? चिट्ठी भी भेजी थी तुमने। चिट्ठी मैंने नहीं, आसिफ ने भेजी थी, ताकि जमुना कभी मुझे ढूंढे ही ना। मैं जमुना की वजह से इस नरक में गिरी। अने जमुना ही शू करियो, नकली चिट्ठी पे भरोसा कर लिया। मतलब? जमुना की कमाई कुछ खास नहीं चल रही थी, हमें पैसे की जरूरत थी, तो मैं नौकरी के लिए निकली। मेरा बेटा छोटा है तो मैं वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाऊंगी। पार्ट टाइम जॉब रहेगा ना तो वो मैं कर लूंगी। जमुना, मैं ना बहुत लकी हूँ जो आसिफ जैसा बॉस मिला। 6 महीने हो गए लेकिन जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोलो, और बहुत ध्यान रखता है। मुझे तो लगता है ना हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। अपना दुबई का एक काम आया है, 1 वीक की ट्रिप है। भाई फैमिली फंक्शन मैनेज करना है। तुम खूबसूरत हो, अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। बता जाओगी? पैसे की बहुत जरूरत थी। मैं उसके साथ दुबई चली गई। वहां जाके पता चला कि खेल कुछ और ही है। मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया
और मुझे बेच दिया। तो तुम वापस इंडिया कैसे आई? जब मैं किसी काम की नहीं रही तो आसिफ ने मुझे वापस बुला लिया। क्यों? तुम वापस अपने घर पे जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? आसिफ मेरे वीडियोस बनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता। रोटली, घर यानी कपड़ा देकर मुझे बच्चियों को तैयार कराने के काम में लगा दिया। बच्चियों को तैयार करना मतलब? कौन बच्चियां? किस लिए? गरीब मजबूर बच्चियां जिन्हें वो फुटपाथ से उठा था और उनके माँ बाप को सपने दिखाता कि उन बच्चियों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और बड़ा करके उनका लगन करवाएगा। तुम उन बच्चियों के साथ क्या करती थी? सिर्फ मैं नहीं, फाल्गुनी भी यही काम करती। हम नए नए मोहल्ले में घर लेते, उन बच्चियों को रहना सहना, ठीक से बात करना सिखाते थे। उसके बाद बाबा उन बच्चियों को अमीर पार्टियों में, अमीर घरों में काम के नाम पे धंधे के लिए भेजता। उन बच्चियों की भी वैसे ही वीडियोस बनाता ताकि वो बच्चियां भी काम छोड़कर कहीं भाग न सके। लोगों से अपनी बच्चियां दे क्यों देते हैं? ऐसा क्या करता है वो? मजबूर गरीब बच्चियों का फायदा उठाता, उनका मसीहा बनकर जाता। वो मासूम बच्चियां उसे बाबा कहकर बुलाती। हमारो QR कोड छे। ऐसा टैटू तो हमने उस बच्ची ध्वनि के मां पर भी देखा था। उसका QR कोड था। हाँ। और तुम 3 औरतों के डॉक्यूमेंट्स मेहंदी नाम से ही क्यों थे? वो हर बच्ची का नाम मेहंदी रखता ताकि अगर कोई कभी पकड़ा जाए तो उसकी असली पहचान सामने ना आ सके। इतना सब कुछ जानती थी तुम उसके बारे में? पुलिस के पास आना चाहिए था ना तुम्हें? हटलू सरल न थी, वो बहुत बड़ा आदमी है। जब ध्वनि आई तो हमें लगा कि यही हमारा परिवार है। फिर हमने सोचा कि बाबा के चंगुल से आजाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। बस હવે બહુ થઈ ગયું, अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो तुम भागी क्यों नहीं? भागी तो थे। सबसे पहले ध्वनि गई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी मां मर गई है और उसका बाप उसे कभी नहीं अपनाएगा। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने बाबा के पास वापस आने का फैसला किया। उस फंक्शन में तुम तीनों औरतें साथ में गई, तो तुम तीनों वहां से भागी कब? फंक्शन के बाद ही अलग होने का प्लान था। इस फंक्शन में तुमने लोगों को जहर दिया था ना, उसमें वो लड़की भी थी जिसे तुम अपनी बेटी मानती थी, उसे भी क्यों? मैं नहीं चाहती थी कि वो उस नरक में वापस जाए। बाबा के फायदे के लिए वो रोज मरे, इससे अच्छा तो एक बार में मर के मुक्ति पा जाए। इसीलिए मैंने उससे मुक्त कर दिया। जिन्हें तुमने मारा उनमें 2 बच्चे भी थे, उन्हें क्यों मारा? कोई मासूम नहीं था। बाबा के बाद बच्चियों के खरीद फरोख्त में ये परिवार सबसे आगे था। उस घर के हर आदमी ने मेरा रेप किया है। मैंने सोच लिया था जब भी मौका मिलेगा ना, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता है, उस परिवार के अलावा भी तुमने 18 लोगों की जान ली। ज्यादा भी होते ना तो फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी ने मेरा दुख सुना, और गेहूं के साथ ना गुण भी पिसता है, वही हुआ। अगर वो परिवार जिंदा रहता ना तो पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होती। आज तारीख सोचिए, 12 जुलाई। क्यों? बचा लीजिए, उन बच्चियों को बचा लीजिए। किन बच्चियों को बचाने? किसकी बात कर रही हो तुम? मेहंदी और हिरन 10 साल की बच्ची है। बाबा उन्हें पाकिस्तान गुजरात बॉर्डर पे बेचने वाला है। हेलो, बिना पेमेंट हुए माल बॉर्डर नहीं पहुंचेगा। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। हितेश, उसका नंबर नोट करो और पता करो कि इस बाबा की करंट लोकेशन क्या है। मूव फास्ट। सर, ये बाबा आसिफ अंसारी, ये ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चलाता है सर। व्हाट? ये बाबा एक जर्नलिस्ट है? हाँ सर, और काफी बड़े बड़े लोगों में इसकी पहचान भी है, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पर भी। मतलब बॉर्डर पे बच्चों की तस्करी हो रही होगी। हितेश, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो तुरंत। पकड़ो।
कहाँ भाग रहा है? हाँ? बच्चों को लेके जाएगा? चल चल। इन्हें चाइल्ड वेलफेयर वालों को फोन करो और इन दोनों बच्चियों को इनके माँ बाप तक पहुंचाने का इंतजाम करो। इस केस में एक के बाद एक कई लेयर्स खुलती चली गई और एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो गरीब मासूम बच्चियों को, लड़कियों को इस पेशे में धकेलता था। यह केस इस ओर भी इशारा करता है कि एक इंसान, एक नागरिक के रूप में हमें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर कईयों की जिंदगी उजाड़ देने का प्लान बनाए कई आसिफ हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। याद रखिए, इस मतलबी दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी का भला नहीं करता। देयर आर नो फ्री लंचेस। जय हिंद। कभी कभार जब हम किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि ये केस आगे चलकर कितना मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तैसे तैसे खुलासा होता है कि इस एक केस के तार अलग अलग केसेस से जुड़े हुए हैं। या यूं कहिए कि यह एक केस किसी बहुत बड़े केस का खुलासा करने वाला है। कुछ ऐसा ही है आज का केस। May I have your attention please? 22559 Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Chennai Express. व्हाट टाइम पास? मैं तो रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ पुणे टू कल्याण। आप ही काफी टाइम से नहीं दिखाई नहीं है, कहाँ हैं आप? वो एक्चुअली इसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। अरे बहुत उधम करता है वो, मतलब पूछो मत। आप मुंबई में रहती है कहीं ना? हाँ। अच्छा हाँ, आपने बताया था, मैं भी आमस कर सकता हूँ। आज आप इस टाइम पर? हाँ, थोड़ा ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो कल्याण वापस जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा स्टेशन, हाँ मेरा स्टेशन आ गया। अच्छा रीमा, मुझे कल भी ऑफिस जाना पड़ेगा यार। क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अवॉइड नहीं कर सकता। अजीत, पहले तुम हफ्ते में 2 बार जाते थे, अब तुम हर दिन घूमने जाते हो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा ना, आरव तुम्हें भूल जाएगा। अरे ऐसे कैसे भूल जाएगा मेरा चैन? अच्छा भूल जाएगा तो मुझे यार। मैं तुमको पता है काम थोड़ा बढ़ गया है। 1-2 महीने की बात है, नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा यार, डोंट वरी। और कल इसका वैक्सीनेशन है, क्या मैं अकेले जाऊं? कल? तुम्हें याद भी नहीं? अब ठीक है, मैं ऑफिस में बोल के मैं कल ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ, क्यों रोका? छोटा सा काम है, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो एक मिनट। लेकिन आरव। आरव सोरा सोरा कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना, कुछ बता नहीं रहे हो। अभी अपनी आंखें बंद करो। अच्छा अब बताओ। कुछ है, बस 2 मिनट। ध्यान से गिर जाओ। सुनो ना, आसपास कोई वॉशरूम है क्या? वॉशरूम जाना था। वॉशरूम इसके पीछे है शायद।
अच्छा मैं हूँ। मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम आरव के साथ बैठो, मैं आती हूँ। श्योर। हाँ संभाल के जाओ। दादा उठा, कौन आएगा? दादा दादा क्या कर रहा है? दादा दादा साहेब साहेब अहो त्याला मारलं, रोडने मारलं आणि तिकडे पाहायला येत नाही तो. चलो सर, ये सुदामा है, आई विटनेस, यही नौकरी करता है। क्या देखा तुमने? सबको बताओ। साहब वो एक ये गाड़ी के पीछे ना एक सफेद कलर की गाड़ी वो उधर गेट तक आई थी और बाद में चली गई। तो फिर इन्हें मारा किसने? मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए, इसलिए फिर मैं वापस इधर आ गया। देवा जी, आपने कुछ देखा या सुना? नहीं सर, सर मैं तो वॉशरूम गई थी उस तरफ, दूर थी तो कुछ आवाज ही नहीं आई, जिसे वापस आई था अजीत अजीत को किसी ने मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपने भी वो व्हाइट गाड़ी देखी थी? व्हाइट कलर की गाड़ी? हाँ सर, वो तो कल्याण स्टेशन से हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी को मैंने यहाँ पे भी देखा था, लेकिन वो तो आगे चली गई थी। संभालिए अपने आप। सुनो, मैडम और बच्ची को सेफली घर पहुंचाओ। रुपेश, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। रुपेश, कल्याण स्टेशन से लेके यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज चेक करो, क्या पता वो कार किसी कैमरा में कैप्चर हुई हो। और पता करो ये अपने पुलिस स्टेशन में कौन सा कांस्टेबल था जो यहाँ ड्यूटी पे था। ऐसा कौन सा कांस्टेबल है जो क्रिमिनल के पीछे भागा तो सही और गायब हो गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत सर पे किसी भारी चीज के वार की वजह से हुई और जैसे कि आई विटनेस सुदामा ने बताया, मारने वाले के हाथ में लोहे की रॉड थी। और सीसीटीवी में कुछ पता चला? सर वो कार तो देखी है लेकिन उसके नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए नंबर नहीं दिखा। और ये अजीत काम क्या करता है? तो उसका एसी का शोरूम है, इंडस्ट्रीज में एसी की सप्लाई करता है। उसके ज्यादातर क्लाइंट्स पुणे में, इसलिए पुणे कई बार अप एंड डाउन करना पड़ता था। पुणे में उसका ऑफिस विमान नगर में। ऑफिस में कोई दुश्मनी वाला एंगल? नहीं सर, ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया। उस कांस्टेबल के बारे में पता चला जो क्राइम लोकेशन पे देखा गया था, जो क्रिमिनल के पीछे भागा था? पता कर रहे हैं सर। ये जो कोई भी है जरूर अजीत के मर्डर के इरादे से ही आया होगा, क्योंकि अजीत के पास से कुछ चोरी नहीं हुआ। डेफिनेटली ये पर्सनल एंगल ही है। अजीत की फैमिली में कौन कौन है? सर अजीत की मां बचपन में ही गुजर गई थी, उसके बाद उसके फादर सुनील पाटिल ने दूसरी शादी की, सविता पाटिल के साथ। कौन कर सकता है ऐसा मेरे बेटे के साथ? उसने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। नाटक बात खींचिए आप अपना। ये सब आपका किया जा रहा है। मैंने तो मेरे पति अजीत को मरवा डाला और अब मां बनने का नाटक कर रही है। बहू सदमे में इसलिए ये सब बातें बोल रही है। अजीत भले ही मेरा सगा नहीं था, लेकिन वो मुझे अपने सगे से बढ़कर था। वो मेरा बेटा ही था। और जैसे हर घर में झगड़े होते भाइयों के, वैसे ही अजीत और शिव के भी झगड़े होते थे। शिव उठ, आज तुझे मेरे साथ ऑफिस जाना था ना, चल जल्दी, बोले ट्रेन मिस होगी। नहीं भैया आज नहीं, कल लेट आया ना तो नींद पूरी नहीं हुई है। अरे ऐसा कैसे चलेगा तेरा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तेरा, या तो बिजनेस ज्वाइन कर या तो आगे की पढ़ाई पूरी कर। 6 महीने से तो घर पे पड़ा हुआ है, या तो सोता रहता है तो पार्टी करता है।
क्या रे तेरा है? लेक्चर देने का मूड में है क्या? भाई है ना, भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। शेर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरे भले के लिए बोल रहा है ना, और तू उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? माफी मांग उससे। कहाँ जा रहा है तू? दोस्त के घर पे सुकून से सोने। रे शिव, वो तो की तेरी मनमानी। रेडी हो और ऑफिस चल। आज कहूँ कुछ माला। जाऊ दे अजित, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। पर ये आई जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी अच्छी वो है नहीं। वो नाटक कर रही है। उन्होंने कभी भी मेरे पति अजीत को अपना नहीं माना था। शिव, किधर जा रहा है? जा मेरे कमरे में जाके सो जा। अरे जा ना, अंदर तो बहुत नाटक कर रही थी तू। करना पड़ता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए क्या? और तेरा भी गुस्सा ना थोड़ा कम ही रख, समझ लिया? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नाटक करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग अजीत का मर्डर करवा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने अजीत के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दी थी, और बाबा ने अजीत को ये अथॉरिटी दी थी कि जब शिव पूरी तरीके से बिजनेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी शिव को सौतेला भाई नहीं माना, हमेशा दिल से अपनाया है। लेकिन शिव ने अजीत को कभी भी अपना परिवार नहीं माना, और इन सब चीजों का नतीजा आपके सामने है सर। संभालिए अपने आप। सास बहू में कहा खिटपिट नहीं होती है सर, लेकिन एक बात कहूंगी, अजीत साहब और रीमा दीदी बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ कब से काम कर रही हो? यही कुछ 2-4 महीने पहले। कैसे लगी थी नौकरी? वो अजीत साहब ने एजेंसी से बात की थी, मैं एजेंसी के जरिए यहाँ आई। वंदना, मैं क्या बोल रहा था, चलो ना 2-3 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं, तुम मैं और करण। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। क्यों? मुझे ना काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, और मुझे लग रहा है ना मैं अपना काम ना मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, सब ठीक हो जाएगा। ओके वंदना, इसे भूख लगी होगी, इसे फीड करा दो प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरी ना आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है, मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं इसे फॉर्मूला पिला दो। व्हाट? 1 मिनट, हेलो। तुम्हें इसके साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है? यस। अरे सुनो, सर, क्राइम सीन पे जो कांस्टेबल देखा गया था, जो क्रिमिनल्स के पीछे भागा था, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन वो ड्यूटी पे था, भले ही किलर्स को ना पकड़ पाया हो, लेकिन उसे आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट तो करना चाहिए था। पर ऐसे कोई रिपोर्ट कहीं हुई नहीं है सर। 1 मिनट सर। सर, अजीत की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर, अजीत के पिछले 3 महीने से 1 नंबर पे कई बारी बात हो रही थी, किसी दृष्टि अवस्थी का। दृष्टि अवस्थी? हाँ सर, वो अजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अजीत ने मुझे उसके बारे में शादी के टाइम बताया था। दृष्टि ने उन्हें छोड़कर किसी एनआरआई से शादी कर ली थी, लेकिन अजीत बहुत सीरियस थे उनको लेकर, इसलिए वो जब भी उन्हें कांटेक्ट करती तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे। अरे हाँ बाबा, घर देख लिया है मैंने, और रेंट बजट में भी है। अरे तू पहले सेटल तो हो जाए, फिर साथ में चल के देख लेंगे। हाँ ठीक है। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? अरे वो दृष्टि है, वो यूएस से यहाँ पे सेटल हो रही है, तो घर ढूंढ रही है रेंट पे, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे 1 मिनट, तुम मुझ पे शक कर रही हो? ऑफ कोर्स, एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी। एग्जैक्टली, एक्स है वो मेरी। तुम मेरी प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। आई लव यू। हाँ, मैं बात करती थी अजीत से,
फ्रेंड था वो मेरा, और 5 साल बाद इससे मिलकर अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगता था कि आपस में एक दूसरे को इतने सारे कॉल किया करते थे। दृष्टि जी, कहीं ऐसा तो नहीं पुराना प्यार फिर से जाग गया था? एक्सक्यूज मी सर, ऐसा कुछ नहीं था। और वैसे भी अजीत एक बच्चे का बाप था। और वही अजीत आपके लिए रेंट पे घर ढूंढ रहा था। वो क्यों मेरे लिए घर ढूंढेगा? अच्छा एक बात बताइए आकाश, सर, ये सब क्या चल रहा है? किस लिए आए आप यहाँ? आपको पता है ये किसका घर है? और आने से पहले आपने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? जरूरी नहीं समझा आपने? सर कुछ नहीं, बस रूटीन पूछताछ करनी थी सर। हो गई आपकी पूछताछ? जी। नाउ यू गो। और ये याद रखिएगा, दृष्टि मेरी बेटी है, वैसा कोई क्राइम नहीं कर सकती। सर। बेटा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं हूं। रुपेश, इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। ये रीमा जरूर इनसिक्योर फील कर रही होगी सर। और उसे लग रहा हो कि अजीत उसे चीट कर रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि जलन दृष्टि की तरफ से थी। दृष्टि जिसे प्यार समझ रही थी, दरअसल वो अजीत की तरफ से दोस्ती थी। और ये बात जब दृष्टि को पता चली होगी तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा और शायद अजीत। सर आपके कहने का मतलब है कि दृष्टि ने अजीत को, या फिर टारगेट रीमा थी, क्योंकि रीमा वॉशरूम चली गई, अजीत बेचारा वहां रह गया और इसलिए मारा गया। एक काम और करो, ये अजीत की सौतेली मां सविता, शिव और दृष्टि, इन सब के मोबाइल की लोकेशन चेक करो। पता करो घटना वाले दिन क्या ये क्राइम लोकेशन के आसपास थे। ये दृष्टि डीसीपी सर की बेटी है। अगर ये दृष्टि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसने अपने सारे ट्रैक्स बखूबी क्लियर किए होंगे और इस काम में उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। क्राइम लोकेशन से गायब हुआ कांस्टेबल। पता नहीं क्या हो गया, मैं चेक करता हूं, तुम बैठे रहना। क्या हुआ नीलेश? पता नहीं यार, शायद पेट्रोल टैंक लीकेज है, मुझे फोन करना पड़ेगा। हाँ शहजाद सुनना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार। क्या हुआ? करण नहीं है गाड़ी में। मेरा बच्चा आराम से बताइए क्या हुआ आपके बच्चे को? सर हम लोग लंच करके वापस आ रहे थे, मेरा बच्चा पीछे गाड़ी में था। क्या हुआ नीलेश? कुछ देखा आपने? सर मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ सर वहाँ पे ना एक बाइक वाला था, खुद पुलिस वाला उसे चला रहा था और उसके पीछे जाके ना पता नहीं सर वो औरत थी या मर्द, एक ब्लैक हुडी में सर वो जाके बैठ गई सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आपने कहा कोई पुलिस वाला बाइक चला रहा था? हाँ सर हाँ। उसकी यूनिफॉर्म कैसी थी? कुछ नोटिस किया आपने? कुछ भी स्टार्स नोटिस किए हो, शूज नोटिस किए हो, बेल्ट नोटिस की हो, किस कलर की थी, कुछ भी? आपकी तरह तो वर्दी नहीं थी उसकी। देख के बताओ। नहीं। हाँ सर इसकी जैसे थी, सर ऐसी बंदी थी सर, तो इसकी जैसे सर बंदी थी। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था, पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए। कमले, बच्चे की डिटेल्स ले लो, आप इनको डिटेल्स दे दीजिए। आप फिक्र ना करें, बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो,
नीलेश और वंदना का बच्चा जहां से चोरी हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, पता तो चले कौन है जो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है। तुम्हें नहीं चाहिए था ना बच्चा, चला गया ना मेरा कैरेट। क्या होगा, कैसा होगा? मैं माँ हूँ इसकी, वो तो बस काम की वजह से थोड़ा परेशान रहती थी, पर मैं अपनी करण की बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। नीलेश मुझे ब्याह करने ला के दो, नीलेश मुझे ब्याह करने ला के दो, प्लीज ला के दो, प्लीज मुझे मेरा ला के दे दो। एक बच्चा गायब हुआ है, मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दूं। या सब तो क्या कर रहा है? तू यहाँ क्यों आई है? टांग अड़ाने में बहुत मजा आता है ना? तुझे पता है ना टांग अड़ाने वालों के साथ क्या होता है? नहीं पता? चला मैं तुझे मंदिर छोड़ता हूँ। अरे रहने अरे आई नहीं आई, देखो जरा आई गर्ल। अरे काय झालं? काय नाही अरे इधर अरे ये पूरा लाल हो गया, स्वेलिंग आ रहा है इसमें। अरे कुछ नहीं हुआ रे बाबा, मंदिर उशीर होणार। अरे 2 मिनट थांब 2 मिनट। अरे थांब ना 2 मिनट आई। ये आगे वाला प्ले कर लो। सर मैंने पता किया, उस दिन इसी इलाके में किसी भी चौकी में ये संदेश यादव नाम का कांस्टेबल था ही नहीं। तो हेड ऑफिस में पता करो, खाली हेड ऑफिस ही नहीं, आसपास के सबर्ब एरियाज में जितने भी संदेश यादव नाम के कांस्टेबल्स हैं सबको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। सर हेड ऑफिस में बात कर चुका हूँ। रुपेश, हमने देखा अजीत वाले केस में भी पुलिस कांस्टेबल क्रिमिनल के पीछे भागा था, वहीं अभी वंदना के केस में पुलिस कांस्टेबल बच्चा चुराने वाले का साथ दे रहा है। एक सेकंड रुपेश, कहीं ऐसा तो नहीं है अजीत कोलेटरल डैमेज का शिकार था? मेरा मतलब क्रिमिनल बच्चा चुराने आया हो। क्या भाई साले वो मैं क्या कर रहा है? हाँ कितने का टारगेट था और तूने क्या किया? क्या फायदा तेरी इस वर्दी का? हाँ कोशिश तो कर रहा होगा, 2-3 नजर में है भाई, जल्दी कुछ करता हूँ मैं। देख इस महीने अगर 10 का टारगेट पूरा नहीं किया ना तूने तो मैं तुझे काट डालूंगी, और अगर मैंने तुझे माफ भी कर दिया ना तो बबीता तुझे माफ नहीं करेगी। तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को भी वो काट डालेगी। चले फिर तेरा गुण हो जाएगा। ना 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 क्या हुआ? अरे बाबू तो क्या हुआ? ओ नहीं नहीं देखो डॉगी देखा आ रहा हूँ, डॉगी देखा। अजीब अरे मैं सुला देती हूँ। हाँ अरे तुम सो जाओ, मैं जगाऊं। डोंट वरी, तुम सो जाओ। अरे मम्मा बोलो मम्मी आओ, मम्मा सो जाओ, मम्मा गो एंड स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। नीतू आरव को नहला के ये कपड़े पहना देना। नीतू
नीतू नीतू अभी नहीं है। आरव 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 काय झालं रे रीमा? काय झालं रे? आपकी नैनी नीतू रहती कहां पर है? एक सेकंड सर। ये उसका आईडी कार्ड है सर। अजीत नहीं रहे पर मुझे प्लीज आरव को ढूंढ दीजिए। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मर जाऊंगी उसके बिना। आप चिंता ना करें रूपेश, घर के बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी है तो उसमें देखो जरा बच्चे को लेके कहाँ गई है। सर। हाँ सर, कोर्ट में पेशी है सर कल। जी सर, एक बात पता चली है, नीलेश और वंदना की यहाँ एक मालिश वाली हायर हुई थी, 2 महीने से वहाँ काम करी थी। एजेंसी से उसकी डिटेल्स निकलवाई है। हाँ तो सर ये देखिए कौन है। ये तो नीतू है। अजीत और रीमा के यहाँ जो बच्चे आरव की नैनी थी, तो ये 2 अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से काम कर रही थी। मतलब नीतू बच्चा चोर है। लग तो ऐसे रहा सर। अगर ऐसा है तो फिर अजीत का मर्डर इसमें कहां फिट बैठता है? रुपेश, 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई है। अगर 48 घंटों के अंदर हमने इन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी तस्करी हो जाएगी, और अगर ये कोई रंजिश का खेल है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सर वंदना, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो वंदना? नीलेश, मैं करण के बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम नीतू के जरिए उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग तक पहुंचने वाले हैं। उन लोगों ने नीतू को मारकर बीच के लिंक को तोड़ दिया। सर, हेड ऑफिस से संदेश यादव का डेटा है। दोनों क्राइम के वक्त सारे संदेश ऑन ड्यूटी थे, अलावा एक के। बुलाओ उसको थाने, और जितने भी गैंग उस वक्त चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक्टिव थे उन सबको खंगालो। क्यों चुराया ये बच्चा? सर ये मैं नहीं हूं सर। मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। नेम प्लेट दिखाई दे रही है, नाम पढ़ो ध्यान से। संदेश यादव। करेक्ट। सर ये कोई दूसरा संदेश यादव भी हो सकता है, या फिर किसी ने मेरे नाम की झूठी नेम प्लेट बना के ये कांड किया हो। जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ, डिपार्टमेंट में जितने भी संदेश यादव नाम के हेड कांस्टेबल हैं सब ऑन ड्यूटी थे, सिवाय तुम्हारे। और यही नहीं, अभी 1 हफ्ता पहले अजीत पाटिल नाम के आदमी का मर्डर हुआ, वहां भी आई विटनेस का यह कहना है कि उसने तुम्हें वहां देखा था। सर वो आदमी झूठ बोल रहे हैं सर। मैं ऐसा क्यों करूंगा? और मैं पिछले 15 दिनों से मेडिटेशन सेंटर में था सर। हमें तुम्हारी लीव एप्लीकेशन और मेडिटेशन सेंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अपनी ये वर्दी यहाँ जमा करवा दो मेरे पास। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा। सर सर, ये बोरीवली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। 15 दिन पहले 8 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था, और ये कांजूर मार्ग मेन मार्केट से 2.5 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया। ये नाला सोपारा से 1 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था। सर इस तरह से पिछले 3 महीनों में 20 बच्चों को किडनैप किया गया। इन सारे केसेस में कोई भी रैंसम की कॉल नहीं आई, और इन सारे केसेस में फैमिली ने हाल ही में नैनी को हायर किया। एजेंसी से? हाँ सर, लेकिन अलग अलग एजेंसी, और सबके बैकग्राउंड भी चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं।
हो सकता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आज तक अभी पकड़े नहीं गए कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। इन सब में हमारे पास सिर्फ एक ही नाम था, नीतू, जिसे मारकर उन्होंने वो लिंक भी तोड़ दिया, जिसकी लास्ट लोकेशन कल्याण स्टेशन थी। कल्याण स्टेशन? यही सोच रहा था मैं रुपेश कि बच्चे जब भी किडनैप होते थे या ऐसे किस्से होते थे तो शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दी जाती थी, सभी पुलिस स्टेशन चेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देते थे। फिर ये लोग बच्चों को लेके इतनी चालाकी से इतने क्लीनली कैसे निकल जाते थे? क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता था इन लोगों? जाहिर सी बात है फ्लाइट तो पॉसिबल है नहीं, उसमें चेकिंग होती है। बाई रोड ये लोग जा नहीं सकते क्योंकि शहर में हर जगह चेकिंग पॉइंट से नाकाबंदी लगा रखी थी। अब बची ट्रेन। ट्रेन में इतनी चेकिंग नहीं होती, उसमें आसानी से बच्चों को यहां से वहां ले जाया जा सकता है। और अब तुम बता रहे हो कि नीतू के फोन की लास्ट लोकेशन भी कल्याण स्टेशन थी, मतलब कल्याण स्टेशन से बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें पता चला है कल्याण जंक्शन से बच्चों की तस्करी हो रही है। सर आपको जो मदद चाहिए बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबके लिए जिम्मेदारी है। हमें पूरे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स के सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए होंगे। और हाँ, हो सकता है औरतें बच्चों के साथ हो। कोई भी औरत अगर आपको बैग के साथ या बच्चे के साथ दिखती है फौरन ट्रैक करो। सर मैं अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू। ओके सर, कांस्टेबल संदेश जाधव के पीछे खबरी लगाए थे, एक बात पता चल गई। सर आप यहाँ पे? हाँ हम यहाँ पे। सर प्लीज। अरे तुझे तेरे भाई की यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों के बाहर देखा गया। तू ही था ना अजीत के मर्डर के टाइम वहां? तेरा खेल खत्म हो गया है मनोज यादव। कल्याण में जब उस कपल का बच्चा चोरी हुआ, उसके बच्चे को चुराने में भी तूने उसका साथ दिया। किसके लिए काम? बता दो। मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे साहब। उसे पता था ना तेरा भाई कांस्टेबल है और ये छुट्टी पे है, मेडिटेशन सेंटर में है। हाँ साहब, उसे पता था, तभी तो उसने मुझे काम दिया और उसने मुझे आसपास के इलाकों में नजर रखने के लिए बोला। जो फैमिली में 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालने का और उनके फोटोज भेजने के लिए बोला था साहब। इस काम के मुझे 10,000 रुपये मिलते थे। फिर उसने मुझे बच्चे चुराने का काम दिया, उसके मुझे 75,000 रुपये मिलने लगे। लेकिन बच्चे हैंडओवर किसको करता? किसे हैंडओवर करता था वो? सब बोल। उसी औरत को, अर्चना को। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता साहब। ताला तोड़ना पड़ेगा। रुपेश, पूरा घर छान मारो। सर इधर आइए प्लीज। हाँ रुपेश, ये देखिए। क्रिमिनल्स तो हमसे भी 10 कदम आगे निकले। मैं तो सोच रहा था इन लोगों को हम सूट और साड़ी में देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट अगर ये ऐसे ब्लेजर और ट्राउजर पहन के बच्चों को लेकर घूम रही होंगे और मेरे पास से भी निकल जाएंगे तो मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा।
सर, जिस औरत का हुलिया बताया था आपने हमें, सीसीटीवी में वैसी औरत दिखी है। वो औरत अभी अभी हैदराबाद वाली ट्रेन में बैठी है, बोगी नंबर S8 में। ट्रेन 2 घंटे पहले निकल चुकी है। पूना रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म कर दो, हमारी पुलिस टीम वहां पहुंच रही है। ओके सर। वड़ा पाव है, वड़ा पाव। टिकट प्लीज। सर पूरा प्लेटफॉर्म चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लगता है पुलिस स्टेशन के बाहर निकल गई। 1 मिनट, टॉयलेट। हटो। हेलो, कौन है? सॉरी मैडम। हटो। इधर कहिए, इधर इधर। हमें ये तो पता चल गया तुम लोग बच्चे कैसे चुराते थे, ट्रैफिकिंग कैसे करते थे। ये बताओ कि अजीत को क्यों मारा? अजीत ट्रेन में मिला था, वो बहुत फ्रेंडली था और उसने बताया कि उसका बच्चा 7 महीने का है। तो मुझे लगा कि टारगेट सामने से खुद ही चल के आ रहा है, लेकिन हमें टारगेट्स ज़्यादा देता था। इसीलिए मैंने नीतू को अजीत के यहाँ काम पे लगवाया। लेकिन हम अजीत का बच्चा किडनैप करते और उसे मुंबई के बाहर सप्लाई करते। अजीत को मुझ पे शक हो गया था। ये आपका बच्चा नहीं है क्या? नहीं, ये मेरा ही है। लास्ट टाइम तो कोई और बच्चा था। अच्छा, वो मतलब वो मेरी बहन के पास है मेरा बच्चा और उसका बेटा मेरे पास है। एक्सक्यूज मी। वो मेरी फोटो खींच रहा था तो मुझे यकीन हो गया कि इसको शक है और ये पुलिस के पास जा सकता है। तो मैंने जादव को फ़ोन किया और बोला कि इसका पीछा करो और मौका देख के मार डालो। जादव और उसके बंदे ने वैसा ही किया। मतलब नीतू को सिर्फ इसलिए मार दिया तुम लोगों ने क्योंकि हम नीतू तक पहुंचने वाले थे? और वो तुम्हारी साथी कहाँ है? बच्चे कहाँ है? रीमा का बच्चा हैदराबाद में और वंदना का नागपुर में। वंदना के बच्चे को तो हमने बचा लिया, लेकिन रीमा का बच्चा अभी भी हैदराबाद में है। उसकी तलाश जारी है। हमें ऐसे ही और 45 बच्चों की तस्करी की इंफॉर्मेशन मिली। हमने उनका भी रेस्क्यू प्रोसेस शुरू कर दिया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक अमानवीय अपराध है। जितने गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को बेचते हैं, उतने ही गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को खरीदते हैं। अगर किसी कपल को औलाद नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल गया बच्चा खरीदने का। वही अगर कोई चाइल्डलेस कपल बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो वो मेक श्योर कर ले कि पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद ही बच्चा उनकी गोद में आए। अगर किसी अनाथ आश्रम से इलीगली बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो वो भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना चाइल्ड ट्रैफिकिंग। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।